जयपुर के अमायरा डेथ केस में नया मोड़ आया। इस मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। माता पिता ने आखिरी वीडियो जारी किया है। क्लासरूम का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। सीसीटीवी में कैद अमायरा के आखिरी 8 मिनट दुनिया अब देख रही है। स्कूल पर गंभीर लापरवाही का आरोप है। जयपुर के चर्चित अमायरा स्कूल डेथ केस में करीब 1 साल बाद नया मोड़ आया। अब ये फुटेज आप देखिए। सबसे पहले ये अमायरा है जो कि बार बार टीचर्स के पास जाती रही, उसको इग्नोर किया गया, उसको वो अटेंशन नहीं मिला। ऐसी भी जानकारी है कि उसको इतना बुली किया गया था, इतना परेशान किया गया था कि थक हार कर आखिरकार इस मासूम बच्ची ने मौत को गले लगा लिया। क्या ही उम्र थी, क्या ही जीवन देखा था। लेकिन स्कूलों में जहाँ से हम देखते हैं समाज की दशा और दिशा बदलने वाली वो जगह जिसको हम सिर्फ कोई इमारत नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि वहाँ आपका हमारा बच्चा जाएगा तो बेहतर भारतवर्ष के लिए वो कुछ करेगा, भारत माँ की सेवा के लिए कुछ करेगा। लेकिन अंदर का माहौल, बच्चों का स्ट्रेस और उनकी साइकोलॉजी, इस वीडियो के बाद हर एक अभिभावक को डर लगेगा अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी। हालांकि ये मामला आप जानते हैं 2025 का है। ये फुटेजेस अगर सामने आई हैं तो ऑब्वियसली स्कूल प्रबंधन ने तो ये फुटेजेस सोशल मीडिया पर डाली नहीं होंगी। अमायरा के माता पिता अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। उनके पिता का भी आरोप है कि बार बार इस मामले में न्याय, उनकी उम्मीदें टूट रही हैं। बार बार केस के आईओ को बदला जा रहा है। अब आप समझिए, एक वो परिवार जिन्होंने अपनी बेटी को लेकर कई ख्वाब देखे थे, जिनकी बेटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से आठ महीने हो गए हैं। अब सीसीटीवी फुटेज आया है। हम डे वन से यही डिमांड कर रहे हैं कि जो बच्ची इतनी परेशान हुई है, उसको टीचर द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया है, उसके बाद भी अबेटमेंट टू सुसाइड का हम जो डिमांड कर रहे हैं क्लास टीचर के अगेंस्ट में, वो नहीं लगा है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है 2 जुलाई को, जिसमें JJ 75 लगा है और नेग्लिजेंस लगा है 106 क्लास टीचर के विरुद्ध। और जो इंदू दुबे प्रिंसिपल है और जो ऑनर है उनके खिलाफ सिर्फ नेग्लिजेंस लगा है 106। जब से क्लास से अगेंस्ट हम डिमांड कर रहे हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगना चाहिए और जो प्रिंसिपल है और जो ओनर है उनके खिलाफ JJ 75 लगना चाहिए, क्योंकि ये एक सिस्टमिक फेलियर है। काउंसलिंग, एंटी बुलिंग, सुपरविजन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ये सबकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। सब में एक बड़ा सिस्टमिक फेलियर हुआ है। और जो ओनर है उन्होंने बाद में रेलिंग को बड़ा कर दिया। आप देख रहे होंगे सीसीटीवी में, हमारा आराम से चढ़ जाती है उस रेलिंग पे, बाद में उसको वर्टिकल कर दी गई है। तो हमारी यही डिमांड है, जा चुके हैं। हम ये नहीं चाहते चौथी बार हमारा आयु बदला जाए। तो हम यही रिक्वेस्ट हमारी कि इसमें जुडिशरी स्क्रूटनी हो। तो अमायरा के पिता को आपने सुना, वो खुद बहुत परेशान है। न्याय की उम्मीदें, अपनी बेटी के लिए इंसाफ, न्याय, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उम्मीदें भी धीरे धीरे टूट रही हैं। अब ये पूरा मामला क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। वो बड़ा खुलासा और कुछ नहीं है, वो फुटेजेस ही हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई। मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। माता पिता ने वीडियो फुटेज जारी किया है और इस फुटेज के जारी होने के बाद तो क्लासरूम का ये फुटेज जारी किया गया है। स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में नेग्लिजेंस, BNS की उन धाराओं को इसमें लगाया गया है। अब जो आरोप हैं वो ये हैं कि स्कूल में बहुत बुलिंग हुई, उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया, उनकी बच्ची को, जिस वजह से वो आर्थिक तौर पर माफ कीजिएगा, मानसिक तौर पर बहुत परेशान थी। और इस मनोदशा को कोई क्या समझेगा। अभिभावक इस खबर के बाद वो स्तब्ध है। 1 नवंबर 2025 को ये घटना हुई थी, यानी ये बच्ची 4थी मंजिल से नीचे कूद गई थी। तुरंत उसको अस्पताल के लिए रश किया गया। अस्पताल में रश किया गया, वहां उसकी मौत हो गई। 48 फीट से नीचे गिरी थी ये बच्ची। तो ये पूरा मामला काफी ज्यादा शॉकिंग भी है, काफी ज्यादा परेशान करने वाला भी है, चिंतित करने वाला भी है। इसी का साइकोलॉजिकल एंगल बार बार मैं कह रहा हूं समझने की जरूरत है। मेरे साथ जानी मानी साइकोलॉजिस्ट अमिता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं बात करूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे संवाददाता जयपुर से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं नतांश। मैं आप दोनों का ही स्वागत कर रहा हूं। लेकिन नतांश, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं इस पूरे मामले को लेकर। अमायरा के माता पिता
2025 से लगातार न्याय के लिए दरबदर भटक रहे हैं, लेकिन उनके पिता का तो ये बयान है कि 4 बार तो आयो बदल गया। इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से पुलिस प्रशासन आगे बढ़ रहा है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं अमायरा के माता पिता, उसके जरिए हम अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हताश है एक पेरेंट्स। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर सीबीएसई है, उन्होंने अस्थायी ऑर्डर और रोक जो थी वो निजामुद्दीन स्कूल पर लगा दी थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर कोर्ट ने इंटरवेन किया और जो स्टे था उसको हटा दिया। और उसके साथ ही उन्होंने बोला कि जो सेशन में स्टूडेंट्स अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी और हमें गौर करने की जरूरत है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। और उसके साथ ही जो आरोप लगा रहे हैं जो चेयरमैन है स्कूल के सौरभ मोदी या फिर इंदु दुबे जो है प्रिंसिपल, और जो क्लास टीचर है पुनीता शर्मा, इन तीनों के ऊपर जो चार्जेस लगाए वो नाकाफी बता रहे हैं। जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि लगातार इसके अंदर और जो ठोस जो है धाराएं वो लगानी चाहिए थी और काफी लीनियंट जो धाराएं हैं वो लगाई गई है। यहाँ पर जो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और उसके अंदर काफी हैरान कर देने वाली जो तस्वीरें हैं वो भी दिख रही है। किस तरीके से बुलिंग के आरोप जो है पेरेंट्स वो लगा रहे हैं और उसके बाद भी अभी करीब 1 साल का समय पूरा होने वाला है इस केस को और उसके बाद भी अभी कोई ठोस जो है न्याय वो पेरेंट्स को नहीं मिल पाया। नितांश, आप बने रहेगा मेरे साथ, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मेरे साथ अमिता सिंह जी जुड़ी हुई हैं। अमिता जी, एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ और आपसे मैं सीरियसली मैं बार बार ये सोच रहा था कि इस पूरे मामले का साइकोलॉजिकल एंगल समझना बहुत ज़रूरी है और आपने हमें ज्वाइन किया। महज 9 साल की बच्ची, उसको इतना मानसिक तौर पर परेशान किया जा सकता है, उसको इतना बुली किया जा सकता है कि उसको लगे बस अब मुझे सुसाइड करना है, मुझे मरना है। 9 साल की उम्र होती ही क्या है? ये तो हर एक पेरेंट के लिए, अभिभावक के लिए बहुत डिस्टर्बिंग खबर है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चों का जैसे ही व्यवहार चेंज हो, उसी के दौरान पेरेंट्स को प्लस प्रिंसिपल को या टीचर्स को सभी को उसका देखना चाहिए कि उसका व्यवहार चेंज क्यों हो रहा है और तुरंत चेंज होते ही उसकी काउंसलिंग कराने के लिए उनको रिकमेंड करना चाहिए पेरेंट्स को प्लस प्रिंसिपल। जैसे मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि कैसा है, तो उन्होंने कहा कि मैडम इसका पहले ऐसी थी लेकिन अब ये व्यवहार इसका चेंज हो गया है। तो जो बिहेवियर चेंज जो आ रहा है बच्चों में वो इसलिए आ रहा है कि उनकी जो इच्छा है, जो भावना है वो पहुंच नहीं रही है, ना तो पेरेंट्स के पास पहुंच पा रही है और ना ही टीचर्स के पास पहुंच पा रही है। तो बच्चा इतना छोटा होता है, वो उतना उसकी मानसिक क्षमता नहीं हो पाती है, उतना कैपेबल नहीं होता है और वो उस नकारात्मक विचारों में फंस जाता है और अपने को सेफ नहीं समझता है। इसकी वजह से वो एक ही उसके थॉट आता है कि मेरे को कोई सुन नहीं रहा है, मुझे अगर मैं कोई बात कहूंगी तो किससे कहूँ। मतलब ये तो बच्ची की बात है, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। नितांश, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अमिता जी, मैं आज बस उस चाइल्ड साइकोलॉजी को आपसे समझना चाह रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को, बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त आपको मुझको सुन रहे होंगे, वो अभिभावक, उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, नौनिहाल होंगे, अगर किसी बच्चे के साथ लगातार बुलिंग हो रही है, उसको सार्वजनिक रूप से अपमान किया जा रहा है, उसको लग रहा है कि उसका कोई सुनने वाला नहीं है, और आजकल की दिनचर्या आप जानते हैं, मॉम डैड दोनों ऑफिस और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हम लोग हो गए हैं, सुनने वाला वाकई कोई नहीं है। कई बार इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो बहुत चिंता होती है, दुख भी होता है कि हमारा बचपन कितना खूबसूरत था और अब हम आने वाली पौध को क्या कुछ दे रहे हैं। लेकिन इसका कितना असर पड़ता है उस मासूम के दिमाग पर, उसके कॉन्फिडेंस पर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आज की स्थिति जो मीडिया की है, पहले जो हमारा बचपन हुआ करता था उस समय प्रकृति होती थी, माता पिता के साथ संयुक्त परिवार हुआ करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि छोटेपन, जब बच्चा छोटा होता है उसी समय उसको मोबाइल की आदत डाल दी जाती है। मोबाइल में इतनी एप्लीकेशन खुलती है कि बच्चे को समझ ही नहीं पाता है वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। उसकी सर्चिंग भी पेरेंट्स नहीं करते, क्योंकि एक तो दोनों जॉब पे होते हैं, अगर जॉब पे भी होते हैं तो घर भी आते हैं, तब भी बच्चे की क्या इच्छा है, बच्चा पढ़ना चाह रहा है, बच्चा अपनी कोई बात शेयर करना चाह रहा है, उसके प्रति कहते हैं कि थोड़ी देर रुको हम अभी देखेंगे, तो बच्चा उस टाइम फील करता है कि मेरे पेरेंट्स ही मुझे नहीं सुन रहे, तो ये बात मैं किसको कहूँ। दूसरी बात, मोबाइल की जो आज की डेट, मोबाइल सबसे बड़ा रीजन रहा है और मोबाइल के वजह से ही बच्चा आज अपने को केवल मोबाइल का ही दोस्त समझता है, बाकी का जो ह्यूमन बीइंग है उससे बहुत कट गया है। वो उसके फ्रेंड्स नहीं होते, बच्चा कहता है मैं बहुत अकेलापन हूँ। मेरे पास ऐसे कितने केस आते हैं जो एक ही सेंटेंस निकल के आता है कि मेरे दोस्त नहीं है और मम्मी पापा टाइम नहीं देते हैं।
तो छोटी छोटी Amita ji, बातें this मेरे is पास निकल really के आती है, disturbing. हालांकि इतना समय नहीं है। वेरी ट्रू, यू आर सेइंग व्हाटएवर यू आर सेइंग, हर कोई उससे कनेक्ट कर रहा है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब तो रिश्तों को लेकर माँ बाप से बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से माँ बाप क्या एक्सपेक्ट करें। आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा अमिता जी। एक और खबर है जयपुर से ही, वो खबर है, नतांश आप भी बने रहिएगा। देखिए जयपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात को भी अंजाम दिया गया। जयपुर में एक बेटी ने अपनी मां की हत्या करा दी। हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोचे कि ये खबर ठीक भी है, हम ये क्या सुन रहे हैं। मैं बता रहा हूं बिल्कुल कंफर्म खबर है। जयपुर में बेटी ने अपनी मां की हत्या करा दी ताकि मां की जो सरकारी नौकरी है वो उसको मिल जाए। मां की हत्या सिर्फ इसलिए कि प्रॉपर्टी में कोई और हिस्सा ना हो। आप समझिए, मैं 24 साल की वो लड़की है, वो बेटी है जिसने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। हायर किए गए थे, सुपारी दी गई थी और ये दिखाने का प्रयास किया गया था कि ये जो है ये एक एक्सीडेंट है। आपको याद होगा एक ब्रेकिंग मैंने आपको बताई थी कि एक महिला को स्कॉर्पियो ने उड़ा दिया। उस वक्त लग रहा था एक्सीडेंट है, लेकिन जब पुलिस प्रशासन इस चीज में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है तो बात कुछ और निकलती है। और जो बात निकल कर आई है वो भारत जैसे देश में कभी कोई एक्सपेक्ट कर नहीं सकता है। हाँ, आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वहां किस तरीके के रिश्तों को लेकर क्या कुछ वैल्यूज होती हैं वो उतनी नहीं है जितनी भारत में हुआ करती हैं, लेकिन वहां से इस तरह के घटनाक्रम, कुछ रिएक्शन है, एक बार सुनिए जरा वो। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे। तो पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाया है और सारी चीजें आपके सामने रखी है। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं। जयपुर से मामला सामने आया जहां पर खबर यह आई कि सरकारी नौकरी मिल जाए, मां की हत्या करवा दी। ऐसा लगे कि ये एक्सीडेंट है, हादसा है, एक गाड़ी ने उड़ा दिया। 45 साल की महिला की स्कॉर्पियो से कुचलकर मौत हो गई और आरोप बेटी पर यह, महज 24 वर्ष की बेटी है। हत्या की साजिश में महिला का जेठ भी शामिल है और पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन में कई सारी चीजें और भी सामने आएंगी। वही पुराना ढर्रा, इस हत्या को एक्सीडेंट दिखाएंगे, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, पुलिस हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, इन्वेस्टिगेशन में हम सब बच जाएंगे और हमने जो सोचा है उनमें हम उस काम में हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है नतांश, इस पूरे मामले को लेकर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक कुल 7 लोग हैं, जिसमें खुद जो बेटी है आयुषी वो भी शामिल है और उसके साथ ही 7 लोग, उसके अंदर जो बड़े पापा हैं आयुषी जो आरोपी है उसके बड़े पापा है या फिर ताऊ का जो लड़का है वो भी शामिल है। उसके साथ ही जिनको ये सुपारी दी गई थी 7 लाख रुपए में, भरतपुर के जो है बलराम जो एक मुख्य आरोपी है वो तो हालांकि फरार है, और लेकिन उसके अलावा जो उसके साथी थे जिन्होंने ये प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी वो तमाम जो लोग हैं उनमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मुख्य आरोपी है इसके अंदर जिसने प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी, जिसको सुपारी दी गई थी बलराम, वो भी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा विवाद है वो तब शुरू हुआ जब 2-2.5 साल पहले जो आयुषी के पिता हैं उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद उनकी जो सरकारी नौकरी है वो आयुषी ये चाहती थी कि उसको मिल जाए, लेकिन क्योंकि उसके जो भाई था आयुषी का वो मानसिक रूप से सही नहीं था, स्टेबल नहीं था, और इसी के चक्कर में वो जो सरकारी नौकरी है वो मामा के सजेशन के बाद माँ ले लेती है और उसके बाद से विवाद शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि विवाद ये बढ़ जाता है कि आयुषी उस घर में भी नहीं रहती और उसका जो पुराना मकान रहता है यहाँ जयपुर में ही, वो वहां पर जाकर रहने लग जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे ये दिन गुजरते हैं उसके बाद वो ये प्लानिंग रचती है कि किस तरीके से पुलिस को वो इंपॉर्टेंट कड़ी कब मिली, कैसे मिली कि ये
क्योंकि इन लोगों ने तो इसी तरीके से प्लान किया था, सुपारी दी थी, स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हो गया, कोई हत्या ना लगे, हादसा लगे, पुलिस को शक कहां पर हुआ? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं है। हाँ। इन्होंने इससे पहले करीब 1 महीने पहले इन्होंने रैकी करना शुरू कर दिया था। एक थार जो थी उसको रेंट पे लिया था, और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि इससे पहले भी एक बार टक्कर लगी थी माँ को, और उस दौरान ही उसको अंदेशा हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ प्लॉटिंग हो रही है, कुछ षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा है। और उसके बाद वो जो घर है, घर के बाहर वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगा देते, बाकायदा वो प्रूफिंग वगैरह करा देते ताकि कोई अंदर एंटर नहीं कर पाए। और तभी से एक जो सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे उसको मॉनिटर किया पुलिस ने। तमाम जो रोड पे सीसीटीवी फुटेज जा रहे थे, जिस स्पीड में जो वाहन गुजर रहा था, उसमें ये नेचुरल जो एक्सीडेंट है वैसा नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और बढ़ती है, तमाम जो आस पड़ोसी जो लोग हैं उनसे पूछताछ होती है, किन किन जो लोग हैं उनको शक के घेरे में लिया जाता है, और तमाम जो बेटी हो या फिर बेटी के जहां रह रही थी वो ताऊ के घर पे, उनसे पूछताछ की जाती है, और धीरे धीरे इस मामले का खुलासा होता है। तो अब नितांश, आपने इस पूरे मामले में अड़ोसी पड़ोसी से भी बात की होगी, एक बेटी अपनी माँ से अलग रह रही है, क्या दोनों के बीच में किसी तरह का कोई संवाद था या नहीं था? बातचीत होती थी, नहीं होती थी? क्योंकि रिश्तों में इतनी दूरी माँ और बेटी के यूजुअली ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, ये हर किसी के लिए भरोसे करने लायक जो बात नहीं है जिस तरीके से, लेकिन यहाँ पर विवाद तब उपजा जब 2-2.5 साल पहले उनके पिता की मौत हो जाती है, और पिता जो थे वो सरकारी कर्मचारी थे। उनकी जो नौकरी थी वो ये चाह रही थी बेटी कि मुझे मिल जाए, लेकिन मामा जो थे आयुषी के, उन्होंने सजेस्ट किया कि क्योंकि उसका जो भाई था उसकी मानसिक कंडीशन भी स्टेबल नहीं थी, और तुम ऑलरेडी पढ़ी लिखी हो, तुम सरकारी नौकरी अपने बलबूते पे भी हासिल कर सकती हो, इसलिए ये नौकरी माँ को दे दो। और जब ये नौकरी माँ ने ली, उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद से विवाद बढ़ता गया, और आयुषी अपना घर छोड़ के दूसरे घर में, जो पुराना घर था उनका, वहां पर जाके रहने लगी। और बकायदा जो ताऊ का लड़का था उससे भी लालच दी गई कि अगर वो माँ की हत्या करा देता है तो वो जो एक प्लॉट है उनका 4-5 करोड़ रुपए का जयपुर में, वो उसके नाम कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रॉपर पूरी प्लॉटिंग की गई। करती क्या है ये? आयुषी 12th पास है, वो LLB की स्टूडेंट थी और फिलहाल पढ़ाई कर रही थी, और जो उनका ताऊ का जो लड़का है वो भी LLB की पढ़ाई कर रहा था, और वो दोनों साथ में रह रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने प्लानिंग बनाई और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। क्या पुलिस ने इतने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं कि ये जो पूरी थ्योरी सबके सामने आई है, हमने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, क्योंकि कोर्ट में सारी चीज़ों को पेश करना होता है, वो भी बड़ा चैलेंज रहता है इस तरह के केसेस में। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको एक अहम बात मैं बताना चाहूंगा कि जो आरोपी है, जो बेटी, उसने ये कबूल लिया है कि प्रॉपर्टी और नौकरी के लालच में उसने इस हत्या की जो वारदात है उसको अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मेजर एविडेंस होगा किस तरीके से अब इसके आगे प्रोसीडिंग्स चलती है, किस तरीके से एविडेंस प्रूव कर पाते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। लेकिन कहीं ना कहीं एक कबूलनामा बेटी का आ चुका है कि उसने नौकरी और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी थी उसके लालच में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बहुत धन्यवाद नितांश, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच।